हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं ABI एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, गैर जमानती और असंज्ञेय अपराध करने के लिए किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आता हो। क धारा 41, ख धारा 41A, ग धारा 42, घ धारा 43। तो इसका सही आंसर है घ धारा 43। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 43(2), कहीं कहीं ये भी आ सकता है, तो 43(2) के अनुसार यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंध के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार अवश्य करेगा, यानी पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है। भरण पोषण की हकदार नहीं है, ठीक है भाई। यह क्वेश्चन आपका कि जितने इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी कोई भी इनमें से करेक्ट नहीं है, इसलिए इसमें गलत है। इसका सही आंसर है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 धारा 125(4) के अनुसार कोई भी पत्नी अपने पति से धारा 125 के तहत भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के भत्ते और कार्यवाही के खर्चों जैसी स्थिति हो प्राप्त करने के हकदार है यदि वह एक शब्द आता है जारता, उसमें कहा गया जारता की जो दशा हैं अगर उन्हें फुलफिल करती है, अथवा ये भी कह सकते हैं कि वह पर्याप्त कारण बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है तो वह भरण पोषण की हकदार नहीं होगी, या वे पारस्परिक सहमति से पृथक हुए हैं तो भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164A के तहत आती है। 164A के तहत आती है बलात्कार पीड़ित की मेडिकल जांच, पुलिस अधिकारी द्वारा गवाह की हाजिरी, स्वीकारोक्त बयान की रिकॉर्डिंग, पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग। इसका सही आंसर है बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच। जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164A है उसमें ए कह लो या कहीं जगह आपको कै लिखा मिलेगा है, उसमें बलात्कार की शिकार हुई पीड़िता के शारीरिक परीक्षण के विषय में कि क्या क्या सावधानी बरती जाएगी उसके विषय में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अन्वेषण के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान डायरी में डाले जाएंगे। नंबर 2, डायरी को
किया जाएगा, डायरी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए इसमें ये कथन गलत है कि डायरी को, देखने के बाद ही पता लगता है डायरी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल, डायरी को कभी भी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, कभी भी डायरी को नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अपराध करने के तरीके का आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं, आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है? ए नंबर क्या है? ए, एक निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त हो। ख, एक निश्चित समय और स्थान पर व्यय को धोखा देने का अभियुक्त हो। ग, ए बी को सजा से बचाने के इरादे से कानून के निर्देशों की अवज्ञा करने का अभियुक्त हो। घ, ए किसी समय और स्थान पर झूठी गवाही देने का अभियुक्त हो। इसका सही आंसर है क, ए, एक निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त हो, किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त हो। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 260 में इसका संक्षिप्त विवरण किया गया है। ठीक है भाई, कि धारा 260 में इसका संक्षिप्त, धारा 213 में इसका संक्षिप्त विवरण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? नंबर क्या है? आईपीसी की धारा 454 के तहत अपराध, आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध, 2 वर्षों से अधिक अनाधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध। घ, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध। जो इसमें चारों क्वेश्चन आंसर दिए गए इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 260 में इसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है और जो कि इसमें नहीं दर्शाया गया है। ठीक है भाई, जो कि इसमें दिखा ऑप्शंस में जिसे नहीं लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती है? क, धारा 275, ख, धारा 325, ग, धारा 383, घ, धारा 395। इसका सही आंसर है घ, धारा 395। जो ये धारा 395 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 395 उच्च न्यायालय को निर्देश के विषय में प्रावधान करती है कि उच्च न्यायालय कौन कौन से निर्देश दिए गए उसके विषय में कि विषय में प्रावधान दिए गए हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। नंबर 1, आईपीसी की धारा 376 ए बी के तहत अपराध का आरोपी। नंबर 2, आईपीसी की धारा 376 डी ए
के तहत अपराध का आरोपी। नंबर 3, आईपीसी की धारा 376 DB के तहत अपराध का आरोपी। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है 1, 2 व 3। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति को जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश के विषय में है। 338(4) में यह प्रावधान किया गया है कि धारा की कोई बात भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 376 की उपधारा 3 और 376 क या धारा 376 घ और धारा 376 घ के अधीन अपराध किए जाने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की दशा लागू नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बिना प्राधिकार के करता है तो भले ही 1 में किया गया हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कार्यवाही को निष्प्रभावी कर देगा। बल्कि CRPC की धारा 306 के तहत क्षमादान देना, किसी मामले में इम्तिहान करना और CRPC की धारा 410 के तहत मुकदमा चलाना, CRPC की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करना, CRPC की धारा 176 के तहत जांच करना। इसका सही आंसर इसमें से कोई सा भी नहीं है। जितने भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी ठीक नहीं है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 461 में उन अनियमितताओं के विषय में प्रावधान किया गया है जो कार्रवाई को दूषित करती हैं तो धारा 461A के अंतर्गत संपत्ति की धारा 83 के अधीन कुर्क करना तथा विक्रय करना एक अनियमितता है जो कार्रवाई को दूषित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवानी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आलोक में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? क वाद पत्र में दिया गया प्रमाण, ख निम्नलिखित बयान में दिया गया प्रमाण, ग दोनों, क ख दोनों, घ ना तो क और ना ही ख। इसका सही आंसर है क। इसका सही आंसर है क, वाद पत्र में दिए गए प्रमाण। ठीक है भाई। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के कन में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तय करने के लिए वाद पत्र में दिए गए प्रमाण महत्वपूर्ण होते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के लिए निम्नलिखित में से किसे दीवानी प्रकृति का मुकदमा नहीं माना जा सकता? स्वैच्छिक भुगतान या भेंट की वसूली के लिए मुकदमा,
मताधिकार के अधिकारों के लिए मुकदमा, विशिष्ट राहत के लिए मुकदमा, पूजा के अधिकार से संबंधित मुकदमा। इसका सही आंसर है घ, पूजा के अधिकार से संबंधित मुकदमा। पूजा के अधिकार से संबंधित मुकदमा। पूजा के अधिकार से संबंधित मुकदमा धारा 9 से धारा के विषय में धारा 9 में दीवानी प्रगति का मुकदमा माना नहीं जा सकता इसे। ठीक है भाई, मुकदमा नहीं माना जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिनिधि मुकदमे में रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत को लागू करता है? धारा 11 स्पष्टीकरण 5, धारा 11 स्पष्टीकरण 6, धारा 11 स्पष्टीकरण 7, धारा 11 स्पष्टीकरण 8। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है धारा 11 स्पष्टीकरण 6। धारा 11 स्पष्टीकरण 6 में यही कहते हैं, स्पष्टीकरण 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी लोक अधिकार के या किसी ऐसे प्राइवेट अधिकार के लिए सद्भावनापूर्ण मुकदमा करता है जिसका वे अपने लिए, ठीक है भाई, जिसका वो अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं, वहाँ ऐसे अधिकार के हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक समझा जाएगा और ऐसे मुकदमे करने वाले व्यक्तियों को अधिकार के अधीन दावा करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए सम्मन जारी नहीं करेगा? नंबर के पर यदि प्रतिवादी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर रहता हो, यदि प्रतिवादी न्यायालय से 40 मील के भीतर रहता हो, यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 दूर रहता हो, महिला जिस पर दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132 लागू नहीं होती हो। इसका सही आंसर है ग, यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 किलोमीटर की दूरी पर रहता हो। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 और आदेश 5 और नियम 4 में यह दिया गया है कि किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए केवल तभी आदेश किया जा सकता है जब, इसके 2 कारण बताए गए हैं। एक तो न्यायालय के जो न्यायालय है, न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर निवास करता हो, और दूसरा स्थानीय सीमा के बाहर किंतु ऐसे स्थान पर निवास करता हो जो 50 मील से कम दूरी पर हो। ठीक है, जो 50 मील से कम दूरी पर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार नया मुकदमा करने से रोका जा सकता है? नंबर के मुकदमे को खारिज करना, जहां वादी द्वारा वह
का भुगतान करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संबंध नहीं दिया गया था। ख, किसी भी पक्ष के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। मुकदमे को खारिज करना क्योंकि वादी के बिना तामील किए वापस आने के बाद दी गई समय सीमा के भीतर नए संबंध के लिए आवेदन नहीं किया था। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है ग, वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। ठीक है भाई, वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1908 के आदेश 9 के नियम 8 में यह प्रावधान किया गया कि यदि वादी सुनवाई के लिए पुकार होने प्रतिवादी उपसंजात होता है लेकिन वादी उपसंजात नहीं होता, वहाँ न्यायालय ऐसे वाद को खारिज करने का आदेश करेगा। यदि आदेश 9 नियम 9 में यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागत खारिज कर दिया जाता है, वहाँ वादी उसी वाद हेतु के लिए नया वाद लाने से प्रवृत्त हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? स्थगन दिया जा सकता है। नंबर क 2 बार, नंबर ख 3 बार, नंबर ग 4 बार, नंबर ग कोई सीमा नहीं। इसका सही आंसर है नंबर ख 3 बार। 3 बार स्थगन दिया जा सकता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 17 और नियम 1 में यह प्रावधान है कि यदि वाद किसी भी प्रकरण में पर्याप्त हेतु दर्शित किया जाता है तो न्यायालय ऐसे कारणों से लेखबद्ध किया जाएगा। पक्षकारों या उनमें से किसी भी समय दे सकता है और वाद की सुनवाई को समय समय पर स्थगित कर सकता है, परंतु ऐसा कोई स्थगन वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को 3 बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना संबंध के गवाह को पेश करने का प्रावधान किया था? नंबर के दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976, दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999, दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002। ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। इसका सही आंसर है क, दीवानी प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1976 के तहत आदेश 16 और नियम 1 के प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है भाई, प्रतिस्थापित किया गया है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिए गए वाद व शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? नंबर क गवाहों का खर्च, नंबर ख कानूनी फीस और खर्च, नंबर ग खाने और रहने का खर्च, नंबर ग कार्रवाई के संबंध में कोई अन्य खर्च। इसका सही आंसर है ग खाने और रहने का खर्च। खाने और रहने का खर्च, गवाहों का खर्च, कानूनी फीस और खर्च, कार्रवाई के संबंध में कोई भी अन्य खर्च सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिए गए वाद व शब्द में शामिल नहीं होता है। ठीक है भाई। सिविल प्रक्रिया संहिता 35 फर्स्ट स्पष्टीकरण के खंड क में प्रयोजन के लिए खर्चे दिए गए, जैसे साक्षियों के उपबद्ध फीस और व गत विधिक फीस और व कार्यवाही के संबंध में उपगत किन्हीं अन्य व्ययों से संबंधित युक्तियुक्त खर्च शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी मुकदमे में के मामले में जहां सरसरी प्रक्रिया लागू की जानी है, प्रतिवादी को उस पर नोटिस की तामील हेतु दाखिल करने के लिए उपस्थित होने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किसी अवधि निर्धारित की गई है। कितनी अवधि निर्धारित की गई है? नंबर क्या है? सम्मान प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन, सम्मान प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन, सम्मान प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन और सम्मान प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन। इसका सही आंसर है ग सम्मान प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन। सम्मान प्राप्त होने की तारीख से सम्मान प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 और नियम 3(1) में यह प्रावधान है कि किसी ऐसे वाद में जिसमें यह आदेश लागू होता है, यदि प्रतिवादी उस वाद पत्र और उससे के उपबंधों की एक प्रति नियम 2 के अधीन समन के साथ तामील करेगा, तो प्रतिवादी ऐसे तामील के 10 दिन के भीतर किसी भी समय स्वयं या उपसंजात हो सकता है, यदि दोनों दशाओं में वह उस समय तक पर सूचना की तामील के लिए पता न्यायालय की फाइल में करेगा तो। ठीक है भाई। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अपीलीय अदालत किसी मुकदमे की सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेज सकती है? नंबर क्या? आदेश 10(L)(1) नियम 23, 10(L)(1) नियम 23(a), 10(L)(1) नियम 24, 10(L)(1) नियम 25। इसका में जो हैं कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए पर्सन से हटाया गया है। ठीक है भाई। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 10(L)(1) नियम 25 में अपील न्यायालय वहाँ विचरण करेगा और उस न्यायालय के विचरण के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा जहाँ जिसकी डिग्री की अपील की गई है, डिग्री की अपील की गई है। तो इसका आंसर ये होता अगर इसमें डिग्री शब्द दिया होता तो। ठीक है भाई। अगला ए, पीट कर बी की हत्या करने का
अभियुक्त है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार उसी कार्यकलाप का हिस्सा बनाने वाला प्रासंगिक तथ्य नहीं जाना जाएगा? नहीं जाना जाएगा। पिटाई के समय ए और बी ने जो कुछ भी कहा, पिटाई के समय ए और बी ने जो कुछ भी किया गया, पिटाई के समय आसपास खड़े लोगों ने जो कुछ भी कहा गया, पिटाई वाले दिन से एक दिन पहले ए और बी ने जो कुछ भी कहा। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है गए। पिटाई वाले दिन से एक दिन पहले ए और बी ने जो कुछ भी कहा। ठीक है भाई, अगला आंसर ए और बी ने जो कुछ भी कहा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत धारा 6 में इस बात का अवलोकन किया गया है, या धारा 6 में इस बात को स्पष्ट किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष से स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी? आंसर इसके क धारा 24, ख धारा 25, ग धारा 26, घ धारा 27। इसका सही आंसर है ख धारा 25। धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 यदि किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी स्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी, मतलब वो जो व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। ठीक है भाई, अगला चलिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? क धारा 25, ग धारा 32, ख धारा 29, घ धारा 37। धारा 37। इसका सही आंसर है ग धारा 32। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। धारा 32(1) के अनुसार जब वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत हो तो उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है या उस समय जब वे किए गए थे तो मृत्यु की प्रासंगिकता थी, या उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत है या प्रकृति कैसी ही क्यों न हो, उसके विषय में धारा 32 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर वस्तु के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित की जाएगी। दस्तावेजों की अंतर वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।
दस्तावेजों के अंतर्वस्तु प्राथमिक और द्वितीयक दोनों साक्ष्यों द्वारा साबित की जाएगी। है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। ठीक है, इसका सही आंसर है घ, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक द्वितीय साक्ष्यों द्वारा साबित की जा सकती है। किसके द्वारा? प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्यों के द्वारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 61 में दस्तावेजों को अंतर्वस्तु सबूतों के विषय में प्रावधान करती है। जो इसकी धारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 इस विषय में बताती है कि सबूतों के किसके विषय में? सबूतों के प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य क्या है, इसमें क्या के अनुसार क्या है, या दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या प्राथमिक द्वितीय साक्ष्य साबित की जा सकेगी। क्या ये प्राथमिक द्वितीय साक्ष्य हैं? ये साबित होते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक साक्ष्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकते हैं। जिरह में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ग, पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर है ख, जिरह में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है उसकी धारा 143 में ये कहा गया है कि जिरह में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।